हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG बाबा में। देखिएगा, हमारी जो क्लासेस हैं आपके विज्ञान का, ये आज हम लोग 20वां क्लास करने वाले हैं, है ना। 20वां क्लास करने वाले हैं और याद रखिएगा, ये आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए CGPSC के किसी भी एग्जाम में जहाँ साइंस पूछा जाता है, CG व्यापम और साथ ही रेलवे, है ना, सभी भी एग्जाम के लिए साइंस का जहाँ से प्रश्न आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा, प्रयोगशाला परिचारक, यहाँ 60 नंबर का सेक्शन है। CGPSC में भी इसका अच्छा खासा वेटेज पहले पेपर में देखने को मिलता है, लगभग 10 से 12 नंबर के आसपास का, या अदरवाइज कहा जाए तो इसमें मेंस आपका पूरा है ना। तो साइंस का मेंस में भी आप इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हैं। CG व्यापम वनडे एग्जाम है, अगर यहाँ साइंस क्वेश्चन 10 नंबर के आसपास का देखने को मिलता है। और देखिए रेलवे में, है ना, ये टेक्नीशियन का एग्जाम है, वहाँ 40 नंबर के आसपास का आपको साइंस देखने को मिलेगा। साथ ही NTPC के प्री में लगभग 10 से 12 नंबर के आसपास, और मेंस में भी इतने ही 15 नंबर के आसपास से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम जहाँ विज्ञान पेपर में पूछा जाता है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्लास होने वाला है। ठीक, चलिए चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो क्लास कर रहे थे, है ना, उसमें हम लोग MCQs के फॉर्म में पढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था, ठीक है, क्योंकि हमें लगा था कि क्या आपका जो परिचारक है, ठीक है, इसका जो है री रजिस्ट्रेशन फिर से व्यापम चालू कर देगा। ठीक, तो अभी तक नहीं किया है, तो मुझे लग नहीं रहा है कभी, है ना, कि इस महीने भी ये हो पाएगा। और अगर इस महीने ये नहीं हो पाता है तो फिर अगले महीने ही कुछ दिन बचेंगे, उसके बाद फिर आचार-संहिता लग जाएगा, फिर आपका क्या है, जनवरी मेरे ख्याल से चुनाव का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से, ठीक है, अभी तक हम MCQs के फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब मैं कुछ डिटेल में आपको पढ़ाना चालू करता हूँ। ठीक है, तब कुछ चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिटेल में, जहाँ एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है, हम लोग जितनी भी क्लासेस करेंगे उसमें जो आपका टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना, उसी टॉपिक को हम लोग हिट करेंगे। और सारी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ पढ़ना लास्ट में कुछ ना पढ़ने के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ को पढ़ना लास्ट में कुछ ना पढ़ने के बराबर हो जाता है, इसलिए सारी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। जहाँ से प्रश्न बनते हैं और संभावित हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसी सेक्शन को हम लोग डायरेक्ट टारगेट करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा। देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके गुरुत्वाकर्षण को। किसको? तो गुरुत्वाकर्षण को। ठीक, देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, है ना, तो अगर इतना को आप ले लें, ये जो गुरुत्वाकर्षण शब्द है, ठीक है, ये बेसिकली है कि आपका देखिएगा गुरुत्व और आकर्षण, यही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, मतलब ये एक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब देखिए, आकर्षण या आकर्षित के लिए क्या होनी चाहिए, दो लोगों की या दो पिंडों को होना जरूरी है। ठीक, आकर्षण के लिए क्या होता है, जब एक खींचेगा दूसरा उसकी तरफ खिंचाएगा, यही आपका आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, है ना, तो एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे प्रति आकर्षित होता है। तो एक व्यक्ति जो दूसरे को अपनी ओर खींचता है, या दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की ओर अपनी ओर पहले व्यक्ति की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, वैसे ही चीज है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्या समझ में आएंगी कि दो चीजें होंगी वहां पे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि दो चीजें होंगी वहां पे, कितनी, तो दो। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। दोनों जो है क्या एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, या ऐसा कहें एक दूसरे की तरफ और दूसरे पहले की तरफ आकर्षित होता है। ठीक, यही क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण है। अब इसको हम लोग साइंस की भाषा में समझते हैं, तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण ये क्या होता है, एक बल होता है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है, एक नेचुरल बल है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सिंपल से याद रखिएगा, बल है। और किस तरीके का बल है, तो याद रखिएगा आकर्षित करने वाला है, आकर्षण पैदा करने वाला। ठीक, गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल है, तो याद रखिएगा आकर्षण पैदा करने वाला। तो आकर्षण पैदा करने के लिए दो चीजों की होनी जरूरी है, दो चीजों या दो पिंडों की होना जरूरी है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, बस आपको इतना ही याद रखना है, ये हो गया। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण में इंपॉर्टेंट क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पिंड है, या कोई चीज है, या कोई पदार्थ है, तो याद रखना है कोई भी चीज, पिंड या पदार्थ, इनका जितना द्रव्यमान होगा,
कोई पिंड, चीज या पदार्थ, इनका जितना भी द्रव्यमान होगा, ठीक है, ये इसका जितना भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसका बल भी, आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पिंड है या कोई वस्तु है, ठीक है, कोई पिंड है, वस्तु है, उसका जितना द्रव्यमान होगा, जितना अधिक द्रव्यमान होगा, इसका मतलब क्या है, उसका उतना अधिक बल होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और गुरुत्वाकर्षण के कुछ उदाहरण देखते हैं। चपचू की मैंने बताया, दोनों चीजें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। तो यहाँ देखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी की सतह पर बांधे रखता है। ठीक, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्व केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पृथ्वी में आपको क्या देखने को मिलता है, गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलता है ना। सॉरी दोस्त, थोड़ा नॉइज आया होगा, वो एक्चुअल में क्या है, पेपर वाले आए हैं, है ना, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर वाले। ठीक, तो यहाँ पे सुनिएगा। तो यहाँ पे चीजें क्या हुई कि देखिए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दो पिंड होते हैं, मैंने आपको बताया। तो पृथ्वी और हमारे बीच, ठीक है, जो संतुलन बना हुआ है, ठीक है, हम लोग चलते चलते गिरते नहीं है, कभी फिसल के गिर जाते हैं, है ना, अदरवाइज उसका कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है। तो देखिएगा, पूरी पृथ्वी और हमारे होने में एक बहुत चीज है कॉमन, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो वो क्या है, याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण। उसी प्रकार चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे आपको हम आप लोगों को पता ही होगा कि सूर्य के चारों चक्कर लगाता है ग्रह, है ना, और ग्रहों के चारों चक्कर लगाता है आपका कौन सा, तो चंद्रमा। ठीक है, फिर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना, इसको मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो चलिए समझिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण की उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, तो उदाहरण में आपको क्या याद रखना है कि पृथ्वी की सतह पर हमारा होना, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो कारण किसका, गुरुत्वाकर्षण का ही कारण है ना। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं जहां से मैंने पहले क्लियर बताया आपको, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हम केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, केपलर का नियम, केपलर ने किससे संबंधित नियम दिया, तो सबसे पहले याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम केपलर के द्वारा दिया गया है ना। जो गुरुत्वाकर्षण है उससे संबंधित नियम किसने दिया था, इस महोदय के द्वारा दिया गया है। और इन महोदय ने 3 नियम दिया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कितने महोदय दिए हैं, 3। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, केपलर ने गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम दिए हैं, तो 3 नियम दिए हैं, ये चीज आपको याद रखने हैं। ठीक है, और बेसिकली ये 3 नियम दिए हैं, किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा, ये मान लीजिए आपका सूर्य है। ठीक है, देखिए, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, और ये सभी ग्रह हैं, है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये ग्रह हैं, और ये ग्रह क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसी पर आधारित नियम केपलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसी पर क्या, तो आधारित नियम केपलर के द्वारा दिया गया है। चलिए समझिएगा। देखिए, अब केपलर ने कितने नियम दिए हैं गुरुत्वाकर्षण के, तो याद रखिए 3 नियम दिए हैं केपलर के द्वारा। कितना, तो 3 नियम दिया गया है। चलिए इसके पहले नियम के बारे में बात करते हैं। तो केपलर का जो पहला नियम है, ठीक है, इसको कक्षाओं का नियम कहा जाता है। ठीक, केपलर का जो पहला नियम है उसको क्या, तो कक्षाओं का नियम कहा जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है ना। और कक्षाओं का नियम, अब किस तरीके की कक्षा, तो याद रखिएगा, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, और चूंकि मैंने बताया इन्होंने क्या किया था, सूर्य, ग्रह और उपग्रह के उसी पर आधारित क्या किया था, इन्होंने अपना अनुसंधान किया था। तो उसी के आधार पर ये गुरुत्वाकर्षण नियम को क्या करते हैं, आपको बताते हैं, है ना। ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, तो पृथ्वी है, और ये क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये जो चक्कर लगाती है उसका शेप क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है दीर्घवृत्ताकार। कैसा होता है, तो दीर्घवृत्ताकार। ठीक, दीर्घवृत्ताकार आकृति किसकी होती है, तो याद रखिएगा एक्स, अंडे की होती है ना। किसका, तो अंडे की, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। ठीक है, तो केपलर के नियम में क्या क्या है, कक्षाओं का नियम। पहला नियम क्या है, कक्षाओं का नियम। तो पृथ्वी जो है इसके चारों ओर क्या सूर्य जो है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है।
और जिस धुरी पर और जिस क्षेत्र पर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो कक्षा कहते हैं। तो ये कक्षा जो है क्या होती है? एक निश्चित होती है। ठीक, ये कक्षा क्या होती है? निश्चित होती है और उसी पर हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ इसके क्या करती है? चक्कर लगाती है। कौन से शेप में? तो दीर्घ वृत्ताकार शेप में, आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अगर ये दूरी निश्चित नहीं होती, ठीक, अगर ये क्षेत्र निश्चित नहीं होता जहाँ पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक, तो क्या होती? ये पृथ्वी जो है, हो सकता है कि इनके बीच की दूरी जो है, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है, ये किस कारण से ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं? तो उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक, उसका कारण क्या है? तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, ये जो इसके चारों ओर चक्कर लगा पा रही है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक, यहाँ पे दो पिंड हो गए, एक सूर्य दूसरा पृथ्वी। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हो सकता है पृथ्वी इसके चारों ओर, ठीक है, यहाँ तक चक्कर लगाते हुए जाता, फिर इधर निकल जाता, मतलब ये जो कक्षा है इसको क्या जाता होता? छोड़ के चला जाता। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये जो फिक्स कक्षा है जहां पर ये क्या करता है? पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाता है, इसको छोड़कर, ठीक है, इधर उधर कहीं भी चला जाता, हो सकता है यहाँ से गायब भी हो जाता। ठीक है, तो देखिए ये केपलर का नियम ने इसी को, अब चूंकि इन्होंने, ठीक है, सूर्य ग्रहों के ऊपर क्या आधारित इन्होंने अनुसंधान किया था, तो पहला नियम इन्होंने दिया कक्षाओं का नियम। इसमें इन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? एक कक्षा में ही क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जिस कक्षा में ये, ठीक है, चक्कर लगाती है उसी को कहा गया कक्षाओं का नियम। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दीर्घ वृत्ताकार रूप में क्या करती है? चक्कर लगाती है। और दीर्घ वृत्ताकार आकृति किसका देखने को मिलता है? तो आपको एक्स का, अंडे का। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नियम तो हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पे दूसरा नियम। ठीक है, केपलर का दूसरा नियम, इस नियम को क्षेत्रफली चाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, केपलर का दूसरे नियम को क्या? तो क्षेत्रफली चाल के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये सूर्य था, है ना, और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो ये जिस रेखा पे चक्कर लगाती है उसको क्या कहा मैंने? कक्षा। एक निश्चित इसका पथ था जिस पर ये क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाती है, उसको क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक है, तो ये जिस क्षेत्रफल पर ये पूरा जो है क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक, ये पूरा जो है इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसको ऐसा समझिएगा कि किसी भी, है ना, मतलब किसी भी ग्रह, कहने का मतलब पृथ्वी ले या किसी दूसरे ग्रह को ले, ये सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस तरीके की दूरी है पृथ्वी के द्वारा या सूर्य पृथ्वी के बीच की जो बनती है, वो समान समय में, क्या? तो समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है ना। इसीलिए तो पूरे एक दिन में कितना बार होता है? 24 घंटे में दिन और रात होता है। इसी कारण क्या होता है? 24 घंटे में आपका डे और नाइट होता है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। बस यही जो चक्कर लगाती है जिस क्षेत्रफल पर, उसी को इसका क्षेत्रफली चाल कहा गया है। ये केपलर का दूसरा नियम है। ठीक, चलिए अब इसके तीसरे नियम पे हम लोग आते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है ना, केपलर का जो दूसरा नियम है जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? क्षेत्रफली चाल नियम। ठीक है, ये केपलर है, इसका जो दूसरा नियम था ये क्या था? आपका क्षेत्रफली चाल नियम। इसी को आपको याद रखना है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्षेत्रफली चाल नियम है इसी को कोणीय संवेग संरक्षण नियम के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है ना। ठीक है, तो केपलर के दूसरा नियम जिसको हम लोगों ने क्षेत्रफली चाल नियम कहा, इसको कोणीय संवेग संरक्षण नियम के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा अगला, अब केपलर का आपको तीसरा नियम देखने को मिलता है। इस तीसरे नियम को परिक्रमण कालों का नियम कहा जाता है। ठीक, केपलर के तीसरे नियम को क्या तो परिक्रमण कालों का क्या तो नियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। t का घात 2 जो है ये, ठीक है, ये क्या होता है आपका समानुपाती होता है किसके तो r³ के। ठीक है, तो परिक्रमण कालों का तीसरे नियम का जो फार्मूला है t², ये आपका क्या होता है समानुपाती होता है किसके तो r³ के। ये चीज याद रखना है। बेसिकली इसमें होता क्या है देखिएगा, जब ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जिस समय तक वो चक्कर लगाती है उसको इसका क्या कहते हैं परिक्रमण काल कहते हैं। और इसी परिक्रमण काल का जो है वर्ग जो है, ठीक है, इनके बीच की जो, ठीक है समझिएगा, इसका फिगर मैं बना दूं क्या, चलिए इसी तरीके से आप समझिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर क्या करता है चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने का जो समय होता है उसका वर्ग जो है ना, इसकी आकृति किस प्रकार की बनती है दीर्घवृत्ताकार बनती है। ठीक है, तो इसकी आकृति जो दीर्घवृत्ताकार बनती है तो किसमें बनती है, इसके किसमें ये चक्कर लगाता है कक्षक में। किसमें चक्कर लगाता है याद रखिएगा, तो ये कक्षक में, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के, ठीक है, इसके घात 3 के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है पृथ्वी के द्वारा जो तय किया गया समय है उसका आप स्क्वायर करेंगे, और साथ ही जिस चूंकि यहाँ पे क्या है इसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, आकृति पर ये क्या करता है चलता है, या उसी पथ पर ये क्या करता है, ठीक है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके क्यूब के समानुपाती होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। इसका मतलब क्या है, तो देखिएगा अगर t का मान अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, ठीक है, t का मान अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे आप समानुपाती करते हैं और ये अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा क्यूब, यही है ना। तो t का वैल्यू आप 2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या है समझिएगा। ठीक, जितना भी t का समय या आवर्त काल या परिक्रमण काल कहा जाए, ठीक है, t का जो आपका परिक्रमण काल है, आवर्त काल तो नहीं कहेंगे अभी, क्या परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल जितना अधिक होगा, ठीक है, परिक्रमण काल जितना अधिक होगा उसकी दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। तो r को यहाँ पर हम लोगों ने क्या दूरी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो देखिएगा अगर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका परिक्रमण काल जितना ज्यादा होगा उसकी दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। देखिएगा सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है बुध, इसलिए बुध क्या करता है कम दिन में, ठीक है, कम दिन में क्या करता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बुध जो है सूर्य के पास होता है तो उसकी दूरी भी कम होगी। ठीक, उसके बाद बुध के बाद आपको क्या देखने को मिलता है शुक्र देखने को मिलता है ना। शुक्र के बाद आपको देखने को मिलता है क्या मंगल, और मंगल के बाद आपको देखने को मिलता है क्या पृथ्वी। ठीक है, तो जितनी दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज्यादा होगा, याद रखना है। और दूरी जितनी कम होगी परिक्रमण काल भी उतना ही कम होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका परिक्रमण काल भी उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। दूरी जितनी कम होगी उसका परिक्रमण काल भी उतना ही क्या तो कम होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, बेसिकली इसको आप याद रखना ना, t² समानुपाती होता है किसके तो r³ के। t परिक्रमण काल को डिनोट करता है, r जो है इनके मध्य का डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं हम लोग गुरुत्व केंद्र के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोगों ने है ना कुछ भी देखा, गुरुत्व केंद्र मतलब ऐसी कोई आकृति जिसका जो मिड पॉइंट होता है ना, जो सेंटर का बीच का पॉइंट होता है, वही उसका क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, वही क्या होता है, उसका केंद्र होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वस्तु रखा, इसका मैं केंद्र कहाँ पूछूं, तो उसके बीच में क्या होगा, बीच में एकदम सेंटर पे उसका केंद्र होता है। ठीक, अच्छा ये सेंटर पे केंद्र होता है, केंद्र का बेसिकली आप इस तरीके से समझिए, केंद्र होता क्या है, संतुलन के लिए। ठीक, केंद्र होता क्या है, तो बेसिकली संतुलन के लिए। ठीक, केंद्र जो है और संतुलन दोनों एक दूसरे के इक्वल चलते हैं, ऐसा आप समझिएगा। ठीक, तो गुरुत्व केंद्र, ठीक, गुरुत्व केंद्र, ठीक, वो बिंदु है या वह स्थान है, ठीक है, जहां पर उस वस्तु का, उस पिंड का या जो भी चीज है उसका क्या होता है, पूरा भार, ठीक है, पूरा भार उस पर क्या होता है, एकत्रित होता है। ठीक है, पूरा भार उस पर क्या होता है, एकत्रित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर गुरुत्व केंद्र पर, ठीक है, चीजें क्या होती है, उसका पूरा भार एकत्रित, इसका मतलब क्या होता है, वो संतुलित होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि वो संतुलित होता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है, अगर इसका मैं गुरुत्व केंद्र बोलूँ तो कहाँ, इसका बीच का भाग होगा जहां पर इस वस्तु का पूरा भार क्या होगा, केंद्रित होगा। ठीक है, और केंद्रित रहने के साथ साथ क्या होगा, संतुलित होगा। केंद्रित रहने के साथ साथ क्या होगा, संतुलित होगा। अगर वो केंद्रित नहीं है, अगर मान लीजिए ये वस्तु है, इसका भार यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, बेसिकली असंतुलित हो जाएगा और ये गुरुत्व केंद्र के बाहर चला गया। तो गुरुत्व केंद्र समझ रहे हैं, तो एकदम मिड पॉइंट में होगा जहाँ किसी वस्तु, पिंड या पदार्थ का क्या हो जाएगा, पूरा भार, ठीक है, उसी पर एकत्रित होगा और साथ ही वो क्या करेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए समझिएगा। यहाँ से एक फेमस प्रश्न आता है ना, यहाँ से क्या होता है, एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है, ये आता है पीसा के मीनार को लेकर। ठीक है, ये क्या होता है, पीसा के मीनार को लेकर। ठीक, पीसा के मीनार को लेकर एक प्रश्न आता है। ठीक है, पीसा का मीनार देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से, ये क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, पीसा का मीनार बेसिकली क्या है, देखिएगा झुका हुआ है। तो अगर इसमें गुरुत्व केंद्र की बात करें, तो गुरुत्व केंद्र अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, गुरुत्व केंद्र अगर यहाँ पे रहेगा, तो देखिएगा ये तो जमीन से यहाँ तक लगा हुआ है, ये क्या है, ठीक है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है, मान लीजिए आधा आधा हिस्सा है। अगर इसके सेंटर पर गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका वेट समान होगा, यहाँ पर भी इसका वेट क्या हो जाएगा, दोनों दिशाओं पे समान बैठेगा। अगर इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे हो जाएगा बाहर, तो ये पीसा का मीनार जो झुका हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका वेट इधर ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अगर इसका गुरुत्व केंद्र इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो इस मीनार का जो गुरुत्व केंद्र है इस तरीके का, ये गुरुत्व केंद्र बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगा। और इसका जो इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर में इस तरीके का क्या होता है, देखिए आप बेसिकली समझिए, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है जमीन के नीचे बना हुआ है। ठीक, तो कुछ हिस्सा इसका जमीन के नीचे है, ये तो क्या एक मीनार है, एक बिल्डिंग है। तो इसका गुरुत्व केंद्र जो है, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है, अगर देखिए ये इसका इस समझिए ऊर्ध्वाधर गुरुत्व केंद्र है। ठीक, इसका क्षैतिज में जब आप लोग जाओगे, तो इसका गुरुत्व केंद्र आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इस तरफ से देखने को मिलेगा। साथ ही ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस तरीके से, ताकि ये, ठीक है, ये क्या हो, पीसा की मीनार जो है कोलैप्स ना कर पाए। ठीक है, ताकि ये पीसा की मीनार जो है क्या हो, कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र वाले पीसा की मीनार, तो याद रखिएगा पीसा की मीनार में गुरुत्व केंद्र जो है, ठीक है, अगर इसमें आपसे पीसा की मीनार में गुरुत्व केंद्र के बारे में पूछा जाए, कहाँ होता है, तो याद रखिएगा तल के अंदर होता है ना। कहाँ होता है, तो तल के अंदर होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक, तो पीसा की मीनार में गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो याद रखना है आपके तल के अंदर होता है। ठीक है, अगर ये गुरुत्व केंद्र तल के बाहर आ जाए या ये अपनी स्थिति से, ये अपनी, है ना, जो फिक्स स्थिति है वहां से ये क्या हो, परिवर्तन कर जाए, तो ये क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। तो न्यूटन साहब के बारे में याद रखना है ना, इन्होंने ही बताया था कि ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड की जो सभी चीजें हैं या ऐसा कहें सभी पदार्थ या पिंड है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या बताया, तो न्यूटन सर ने कहा था कि ब्रह्मांड में, ठीक है, न्यूटन सर ने कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, ठीक है, ये जो भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, वे एक दूसरे को क्या करती हैं, वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, है ना, वे क्या करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो एक दूसरे को आकर्षित करने में जिस बल का प्रयोग होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक, एक दूसरे को आकर्षित करने में जिस बल का प्रयोग होता है या जो बल लगता है उसे क्या तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और यही गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को क्या करता है, खींच कर रखता है। ठीक है, यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दूसरे को क्या करके तो खींच कर रखता है, आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही इसका अगर इतिहास देखें तो इतिहास अगर आप देखोगे तो न्यूटन साहब ने कब बताया था, 1686 में, है ना, न्यूटन साहब ने 1686 में गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताया था। लेकिन इसी को अगर हम अपने भारत के इतिहास में देखेंगे, ठीक है, तो भारत के इतिहास में देखेंगे तो भारतीय गणितज्ञ हैं जिनका नाम है ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ठीक, तो अभी थोड़ी इतिहास में, भारतीय इतिहास में इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूटन ने 1686 में बताया कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, पदार्थ है, वस्तु है, वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और एक दूसरे को आकर्षित करने पे जिस बल का प्रयोग किया जाता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण चीजें जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींच कर रखती हैं। तो उसके बाद देखा जाए कि इतिहास में कुछ बात करते हैं तो इतिहास में आपको देखने को मिलेगा भारत के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त, इन्होंने बहुत पहले ही, न्यूटन के पहले ही ये बता दिया था कि उन्होंने, है ना, न्यूटन के पहले ही गुरुत्वाकर्षण नियम को पहले ही क्या कर दिया था, बता दिया था कि चीजें जो हैं, या ऐसा समझे, पृथ्वी की सभी चीजें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। या ऐसा इन्होंने, देखिए, इनका अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप समझेंगे तो इन्होंने सीधा सा कहा था सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं, गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग, ठीक है, जो साइंस की फॉर्म में है उसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दो पिंड है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ये दोनों जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ये जो पिंड है इसका अगर मैं मास लूं, द्रव्यमान, तो ये क्या होता है, m1 होता है। सेकेंड वाला पिंड है, इसका अगर मैं द्रव्यमान लूं, द्रव्यमान m का मतलब होता है मास, और मास को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो यही आपका द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दो पिंड है, एक पिंड का द्रव्यमान हम लोगों ने m1 लिया, दूसरा पिंड का द्रव्यमान हम लोगों ने m2 लिया। अब चूंकि अब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो इनके बीच की दूरी क्या है, एकदम चिपक नहीं जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य पृथ्वी की ओर एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और एक पथ पर वो क्या करती हैं, गमन करती रहती हैं। तो क्या पृथ्वी सूर्य को अपनी क्या सूर्य पृथ्वी को अपने चिपका लेता है क्या, नहीं, दोनों एक दूसरे से एक प्रॉपर दूरी पे होती है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, एक डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस देखने को मिलता है, पिंड है और पिंड, मान लीजिए पहला पिंड है और पिंड दूसरा है। ठीक है, चीजें समझ में आई। ठीक, तो इनके बीच आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर से। ठीक, डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर से। अब न्यूटन साहब ने अपने फार्मूला में, या फार्मूला कहें या इसका परिभाषा, उसको इस तरीके से दोनों को एक्सप्लेन किया है। न्यूटन साहब ने कहा है कि इन दोनों पिंडों के बीच जो बल लगता है, हम लोगों को पता है कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान मतलब m1 और m2 इसके गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल रखता है ना, ठीक, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम लोग Fg से डिनोट करते हैं, या इसको आप लोग कहीं कहीं देखेंगे, है ना, इसको ऐसे ही समझें, गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ये किसके, इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और साथ ही इनके बीच के दूरी के,
है ना, इनके बीच की दूरी की क्या होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इनके बीच की दूरी की क्या तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक जी, ये क्या होता है, जी जो है आपका, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ठीक, जी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना है किसका तो गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशन फोर्स का, ये होता है जी m1 इंटू m2/r²। जब समानुपाती होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। समानुपाती मान लीजिए यहाँ f है, यहाँ पे समानुपाती अगर मैं कहूँ तो r कैसा हो जाएगा, f इक्वल टू r। लेकिन जब मैं व्युत्क्रमानुपाती कहूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/r, जस्ट उल्टा। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम आप लोगों ने यहाँ पे समझा। तो दो पिंड होते हैं, दोनों पिंड के बीच की जो दूरी होती है वो उसके लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और दोनों पिंड का द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है। बस इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, जी के बारे में याद रखिएगा, सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पृथ्वी का हम लोग गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। बेसिकली यहाँ से कुछ उदाहरण जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए एक चीज आपको याद रखना है, ये गुरुत्वीय त्वरण का भार है। ठीक है, या ऐसा कहें गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये जो है वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ये वस्तु के भार पर क्या है तो निर्भर नहीं करता है। इसको समझिएगा। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु, दोनों, और इन यहाँ से यहाँ ये ऊपर में है ना, ये क्या करते हैं, हम बिल्डिंग में हैं और ये 15 मीटर की मान लो ऊंचाई पर हम लोग हैं, और ये दो वस्तु है। ठीक, और ये मान लीजिए 5 केजी के है और ये है आपका 10 केजी का। ठीक, ये दोनों पिंड है, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक, दोनों की क्या है, ऊंचाई समान है। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं यहाँ से, कहने का मतलब इसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो गिराने पर ये क्या होगा, समान त्वरण से नीचे आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग मानते हैं वायु अनुपस्थित है, मतलब हवा, देखिए दोनों को आप ऊपर से नीचे छोड़ेंगे और हवा तेज चल रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके वेग में, त्वरण में परिवर्तन आएगा। लेकिन हवा अगर नहीं है, ठीक, हवा क्या है, अनुपस्थित है, और आप इन दोनों वस्तुओं को छोड़ते हैं, और ऐसा ही हमें अभी मान रहे हैं कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये 5 केजी और 10 केजी दोनों की वस्तु जो है, ठीक है, ये जब पृथ्वी पर गिरेगी, जमीन पे गिरेगी, तो समान समय में गिरेगी। किसमें तो समान समय में गिरेगी। समान समय कहने का मतलब क्या है कि एक साथ गिरेगी। ठीक है, एक साथ गिरेगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वस्तु का भार जो है क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ 5 केजी का है, 10 केजी का है, अगर भार के अनुसार देखा जाए तो 10 केजी का पहले गिरता, लेकिन क्या होता है, जो 5 केजी है और 10 केजी दोनों एक ही समान समय में गिरते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि दो अलग अलग भार की वस्तुएं हैं। ठीक है, और दोनों को एक फिक्स ऊंचाई से क्या किया जाता है, एक साथ छोड़ा जाता है, और दोनों क्या होते हैं, पृथ्वी पर समान समय में समान त्वरण से पहुंचते हैं। मान लीजिए ये लोहा का कोई चीज है और ये क्या है, कोई दूसरी वस्तु है। ठीक, लेकिन बस शर्तें याद रखना है कि वहां पे क्या है, वायु अनुपस्थित है, नगण्य है। ठीक, अगर यहाँ पे वायु उपस्थित होगा, ठीक, अगर यहाँ पे वायु उपस्थित होगा तो याद रखिएगा जो जिसका भार ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा। अगर यहाँ पे वायु उपस्थित होगा तो 10 केजी वाला पहले जमीन पर क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, क्लास लंबा होते जा रहा है ना। मैं चलिए ठीक है, कुछ चीज़ों और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्लास को क्या करूँगा, बंद करूँगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 3 चीज़ें, एक लकड़ी है, तीन चीज़ें में मान लीजिए एक चीज़ लकड़ी है ना,
दूसरा हम लोग क्या चीज लेते हैं, एक मोम ले लेते हैं। ठीक है, मोम कहने का मतलब मोमबत्ती ले लीजिए। और तीसरा चीज यहीं पे आप लोग रख दीजिए लोहे का। और ये क्या करते हैं, बिल्डिंग है जो 50 मीटर ऊंची में है और ऊंचाई तीनों के लिए समान है। यहाँ से तीनों वस्तुओं को अगर गिराया जाता है, ठीक है, तीनों वस्तुओं को गिराया जाता है, आदर्श स्थिति कहा जाता है इसको। जब वायु नहीं है ना, जब वायु नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आदर्श स्थिति कहा जाता है। तीनों को आप एक साथ गिराओगे, ठीक है, तीनों को आप एक साथ गिराओगे तो तीनों एक साथ ही जमीन पर आएगा। तीनों जो है एक साथ ही जमीन पर आएगा, समान त्वरण से, ठीक, समान गुरुत्वीय त्वरण से। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, यहां पर चीजें क्या हुई, क्लियर हुई। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। मैंने यहाँ अणुवायु की अनुपस्थिति आवश्यक है। तो चाहे लकड़ी का सामान हो, मोम का सामान हो और लोहे, आप इन तीनों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर फेंकेंगे और वायु क्या है, अनुपस्थित है, तो क्या होगा, तीनों जो है एक साथ गिरेगा। लेकिन अगर यहीं पे वायु जो है अगर उपस्थित है, अगर वायु उपस्थित है तो जो जिसका भार ज्यादा होगा, लोहा अगर ज्यादा भारी तो लोहा पहले गिरेगा, उसके बाद लकड़ी भारी है तो लकड़ी भी गिरेगा, फिर मोम है फिर मोम गिरेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर ना एक अंतरिक्ष यान है। ठीक, ये क्या है, अंतरिक्ष यान है, समझिए। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, तो देखिए ये अंतरिक्ष यान है ना, समझिएगा, ये अंतरिक्ष यान है। देखिए ये अंतरिक्ष यान है, ठीक, और ये अंतरिक्ष यान है, तो अंतरिक्ष यान की जरूरत कहाँ पड़ती है, तो याद रखिए अंतरिक्ष में। जब अंतरिक्ष यान से आप अंतरिक्ष में होते हो, ठीक है, तो अंतरिक्ष में जब आप होते हो तो वहां पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होता है। वहां पर क्या, तो आपको याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, प्रभावित रहता है। इसका मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण वहां आपको अभाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाते हैं, आपको गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या है, देखने को मिलता है। ठीक, तो मान लीजिए आप अंतरिक्ष यान पे बैठे हैं और यहाँ से किसी चीज को आप लोगों ने बाहर की ओर फेंका। ठीक, किसी भी वस्तु या पदार्थ को, किसी भी वस्तु या पदार्थ को आप क्या करते हैं, बाहर की ओर फेंकते हैं, तो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, वो अंतरिक्ष से डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आता, बल्कि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक, या ऐसा समझे आप लोग, ठीक, गुरुत्वाकर्षण के अभाव में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, मान लीजिए अंतरिक्ष से आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेब को फेंक दिया या किसी दूसरे पदार्थ को फेंक दिया, तो क्या होता है, जैसा ये अंतरिक्ष यान आपका गतिमान रहेगा, वैसा भी ये अंतरिक्ष यान के साथ क्या होता है, गति करने लगता है ना। जैसे ही आपका अंतरिक्ष क्या होता है, गति करने लगता है, उसी के अनुसार आपका जो पदार्थ है वो भी उसी के साथ साथ क्या करता है, गति करने लगता है। ठीक है, एक चीज ये समझिए। दूसरा, इस तरीके का पैरासूट आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, इस तरीके का पैरासूट आप लोगों ने क्या तो देखा होगा, है ना। पैरासूट इस तरीके का रहता है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इसको इसमें बांधे हुए है और ये उड़ते रहता है। ठीक, एक मिनट यार, फिगर को मैं अच्छे से बनाता हूँ। देखिए, देखिएगा, ये मान लीजिए क्या है, तो पैरासूट है। ठीक है, और यहाँ से रस्सियां जो है इसमें क्या होती हैं, बंधी होती हैं इस तरीके से। यहाँ से रस्सियां क्या होती हैं, इसमें लगी होती हैं, और इसी में आदमी जो क्या करता है, ठीक, इस पैरासूट कर अपने शरीर के कमर वाले हिस्से में बांध कर क्या करता रहता है, तो उड़ते रहता है। ठीक है, तो ये पैरासूट हो गया। तो पैरासूट क्या करता है, मान लीजिए आप लोगों ने, है ना, ऊंचाई पे गए और पैरासूट आप लोगों ने खोल लिया है। जैसे जैसे ये पैरासूट नीचे आता है, जैसे जैसे पैरासूट क्या होता है, नीचे आता है, ठीक,
और समझिएगा एक कंपैरिजन मैं लेता हूँ, ठीक है, समझिए यहाँ पे ये पैराशूट है और ये मान लीजिए आपका कोई दूसरा पदार्थ है, मान लीजिए पत्थर ले लीजिए, ठीक। ये पैराशूट है, दूसरा क्या है, पदार्थ है, ठीक। तो दोनों की ऊंचाई यहाँ पर क्या है, लगभग सेम है, समझिएगा दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है, ठीक। और ऊंचाई पे होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होता है। ऊंचाई पर क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा प्रभावित रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है और ज्यादा, ठीक। तो देखिए ये जो है इसका एरिया देखेगा इस तरीके से रहता है ना, एक प्रॉपर एरिया रहता है, इसका भी एक अपना एक प्रॉपर एरिया है। अगर क्षेत्रफल में देखें तो ये छोटा है, ये क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा है, ठीक है। ये क्षेत्रफल क्या होता है, इसका बड़ा है, ठीक। अब पैराशूट में आप क्या करेंगे, अगर दोनों को गिराया जाए, ये पत्थर है और पैराशूट, तो पत्थर बहुत तेजी से गिरेगा और पहले ये जमीन पर आ जाएगा। पत्थर जो है बहुत तेजी से गिरेगा और जमीन पे बहुत पहले आ जाएगा, जबकि पैराशूट जो है बहुत बाद में आएगा। इसका कारण क्या है, देखिए पैराशूट का ये जो एरिया है क्या है, इसका क्षेत्रफल पहले से काफी बड़ा, इसके मुकाबले में क्या है, काफी बड़ा है, ठीक। और उसके बाद क्या है कि देखिए एरिया इसका बड़ा है, तो वायु जब इसमें प्रभाव में आएगा, ठीक है, तो इसकी नीचे गिरने की गति को क्या करेगा, ये बदलेगा, थोड़ा सा कम करेगा, है ना। और साथ में इसको ज्यादा देर तक ये हवा में रखने की कोशिश करेगा, ठीक। अब ये जो है क्या है, मान लीजिए कोई पत्थर है, इसका क्षेत्र कम है, इसको इस तरीके से अगर हवा का इस तरीके का प्रेशर या थोड़ा बहुत इस तरीके का हवा का प्रेशर पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल उतना ज्यादा इसको क्या होगा, इसके कंपेयर में प्रभावित नहीं कर पाएगा और ये तेजी से गिरेगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल यहाँ पर अगर हवा का प्रभाव पड़ता है, ये क्या नीचे आते जाता है, थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर ही आएगा, ये इसकी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इस कारण इसमें क्या होता है, प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, इसका वायु प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। क्षेत्रफल कम है तो इसका वायु प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो ये तेजी से नीचे आएगा और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ये लेट से नीचे आएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, है ना। वैसे भी आपका क्लास बहुत लंबा हो गया और इसके बाद फिर हम लोग और दूसरी चीजों को फिर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।